हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप। मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्या पूरी हिस्ट्री है, क्यों एक्चुअली आज के डेट में भी इंडिया और लेट्स से यूएस की रिलेशनशिप नहीं ग्रो कर पा रही है ड्यू टू यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप। ओके, तो अगर आपके उसको रीज़न समझने हैं ना तो आपको थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। मेरा यहाँ पे एक थोड़ा सा थ्योरी है, आई एम नॉट समवन कि जो ये कहेगा कि ये मेरी ही थ्योरी है या मैंने बनाई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्चुअली सच हो सकती है। एंड द रीज़न इज़ दैट, तो थ्योरी क्या है बेसिकली? तो थ्योरी ये है कि मुझे ऐसा लगता है दैट द यूएस एम्पायर, दैट द यूएस इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, अगर हो सकता है इसमें नुआंसेस डेफिनेटली होंगे, बट काइंड ऑफ ट्रेंड वही लगता है मुझे। अब इस पर बात करने की क्यों ज़रूरत है? द रीज़न वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, जब इंडिया बना था ना तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट की गई थी। तो आपको अगर याद होगा जब पार्टीशन हो रहा था तो आई एम श्योर ब्रिटिश के दिमाग में ये आया होगा कि यार इंडिया को देखो, इंडिया तो बहुत इट्स अ डाइवर्स कंट्री, इट्स अ बिग कंट्री, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होने वाली है, लैंड भी फर्टाइल है इनके पास, डेफिनेटली इनके पास, और हिस्ट्री भी इनके साइड है। अगर आपको पता होगा कि इंडिया और चाइना बहुत ज़्यादा ग्रो करते थे एट टाइम्स, तो ये बात उनको समझ में आ गई कि भाई अगर यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया तो ये एक टाइम पे आके ब्रिटिश एम्पायर के डेफिनेटली आगे पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ऐसा यहाँ पे सिस्टम बनाया जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट इंश्योर हो जाए कि ऐसा नहीं हो। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आके हिंदू मुस्लिम किया, जिसकी वजह से एटलीस्ट जो पार्टीशन आया वहाँ पे सिविल वॉर के सिचुएशंस हो गए थे। अगर आपको याद होगा अमेरिका में भी सिविल वॉर हुआ था, लेकिन वहाँ पे बंटवारा नहीं हुआ, वहाँ पार्टीशन नहीं हुआ। इंडिया के केस में गांधी जी ने क्या किया कि उन्होंने पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश के पास एक तरीका आ गया कि यहाँ पर एक दूसरा कंट्री बनाया जाए, एंड इन अ सेंस कंट्री इस तरीके से बनाया गया कि इंडिया को फॉर एवर, एटलीस्ट जब तक पाकिस्तान है तब तक ग्रो करने में बहुत डिफिकल्टी हुई। कैसे? उन्होंने वेस्टर्न पार्ट में एक पाकिस्तान बना दिया, जिसकी वजह से इंडिया के पास लैंड रूट नहीं था थ्रू मोस्ट ऑफ द रीजन्स। मतलब सेंट्रल एशिया को पहुंचने के लिए, ठीक है आप कह सकते हो कि अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, बट अगेन आई एम गोइंग टू से पीओके, उसका क्या? ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि इंडिया के पास डायरेक्ट लैंड एक्सेस नहीं है, डायरेक्ट लैंड रूट नहीं है टू सेंट्रल एशिया, इससे क्या होता है, ट्रेड रूट में बहुत सारा दिक्कत आता है। तो एसेंशियली किया क्या गया? एसेंशियली ये हुआ कि इंडिया का एक्सेस सेंट्रल एशिया से और बाकी दूसरे कंट्रीज से काट दिया गया। अब आते हैं रीज़न पे। अगर ये बेस समझ में आ गया, अब आते हैं रीज़न पे कि क्यों यूएस और पाकिस्तान का रिलेशनशिप इतना अच्छा से ब्लॉसम और ग्रो करता है। जो पहला रीज़न आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि लेट्स से थोड़ा टाइम में बैक जाते हैं सोवियत यूनियन के समय में, जब सोवियत यूनियन काइंड ऑफ अपने पीक पे था। तो अगर आपको याद होगा सोवियत यूनियन बेसिकली कम्युनिज्म और सोशलिज्म में बिलीव करता है, जो कि मार्क्स की थ्योरी थी। तो उसमें क्या कहा गया कि वो चाहता था, सोवियत यूनियन चाहता था कि उसको एक्सपैंड किया जाए, अपनी जो कम्युनिज्म और सोशलिज्म की थ्योरी है वो उसको एक्सपैंड करना चाहता था थ्रू आउट एशिया। अब क्योंकि वो ऑलरेडी सेंट्रल एशिया में, अगर आपको याद होगा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये ऑलरेडी सोवियत यूनियन के पार्ट थे, तो वो चाहता था कि साउथवर्ड इसका एक्सपेंशन हो पाए। अब क्योंकि साउथवर्ड एक्सपेंशन के लिए वो जा रहा था तो उसको अफगानिस्तान में अपना फुटहोल्ड बनाना था। अब ये चीज़ यूएस को डेफिनेटली एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो उसने क्या किया, पार्टनर किया पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान कैसे हेल्प किया? जब 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया तो पाकिस्तान ने उसके अगेंस्ट स्पाइंग करना शुरू कर दिया। एट द सेम टाइम कुछ ऑपरेशंस भी किया जाते थे यूएस के द्वारा इनसाइड अफगानिस्तान थ्रू पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट लैंड रूट तो था नहीं कहीं और से, ठीक है, सी तो है नहीं अफगानिस्तान के पास, इसीलिए पाकिस्तान के थ्रू ये सारा चीज़ होता था। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में ऑब्वियसली उस समय सोवियत रूल हो चुका था 1979 के दिसंबर में। उसके बाद क्या हुआ, यूएस के थ्रू यूएस फाइनेंशियली प्रोवाइड करता था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन, जिसको आज हम लोग तालिबान के नाम से जानते हैं, उनको ट्रेन करना शुरू किया। ट्रेन किया तो वो जाके फिर सोवियत यूनियन से फाइट करते थे और एट द एंड सोवियत यूनियन को हरा के अफगानिस्तान से बाहर कर दिया गया। तो ये था टोटल स्टोरी। इस चीज़ में पाकिस्तान ने काफ़ी हेल्प किया यूएस को, और इन रिटर्न उसको काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। तो ये था फर्स्ट रीज़न। अब आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे। तो आपको समझना पड़ेगा कि सेकेंड पॉइंट हुआ जब अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन निकल चुका था। अब जब, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि वहाँ पे तालिबान, विच उस समय अफगान मुजाहिदीन था, वहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया था। तो वहाँ क्या हुआ कि और दूसरे टाइप के टेरर ग्रुप्स बाकी वहाँ पे ब्लॉसम करने लगे। ठीक है, तो अब क्या था कि यूएस को ऑब्वियसली इट इज़ पावर हंग्री, वहाँ पे तो उसको अपना इन्फ्लुएंस चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने वापस पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप कर ली और पाकिस्तान के थ्रू तालिबान और अलकायदा और बाकी सारे जो चीज़ें ग्रुप्स थे वहाँ पे उनके साथ फाइट करने लगा। अब तो अगर आपको याद होगा कि 9/11 हुआ था, उसके बाद अलकायदा पे ऊपर सारा उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर कर दिया था, विच मीन्स अब वहाँ पे जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे उसके अगेंस्ट डायरेक्टली यूएस फाइट करने वाला था। अगर आपको याद होगा जॉर्ज डब्ल्यू बुश
बुश ने कहा था, आइदर यू आर ऑन आर साइड और यू आर अगेंस्ट अस, आइदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस। ये ग्लोबल वॉर ऑन टेरर था, ये उसका लाइन था। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली इट्स अ कंट्री जो कि यूएस के साथ उस समय बहुत डीपली एम्ब्रॉयल्ड था, तो वो जाके पाकिस्तान के साथ मिलके अफगानिस्तान में तालिबान और बाकी अलकायदा के साथ उन्होंने फाइटिंग करना शुरू करा, और उसके बाद में तो एनेक्स कर लिया। खैर ये टोटली एनेक्स इन द सेंस वहाँ पे जाके कंट्रोल बना दिया, तालिबान के गवर्नमेंट को हटा दिया। तो ये टोटल स्टोरी आपको ऑलरेडी पता है। तो ये सेकंड रीजन था। और जो थर्ड रीजन है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो एक्चुअली इंडिया के साइड से है। देखिए आपको समझना पड़ेगा, यूएस इज द वर्ल्ड सुपर पावर एंड द वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी सुपर पावर इज टू मेक श्योर दे रिमेन अ सुपर पावर। और इस चीज को अचीव करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि जो भी नंबर 2 और नंबर 3 है उसको उतना ग्रो ना करने दिया जाए जब वो जाके कुछ ऐसे साइज पे आ जाए जब वो थ्रेटन करने लगे टू द नंबर 1। ये टोटल प्लान थी। तो उस ऑब्वियसली चाइना के साथ तो उतना कर नहीं पाए, चाइना डेफिनेटली इट ग्रो और आज वो $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है एंड यूएस इज समवेयर अराउंड 33 ट्रिलियन, थोड़ा सा उससे कम ही होगा या फिर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, आसपास उतना ही है। तो आप समझ सकते हो कि चाइना दे कुड नॉट स्टॉप। एंड इफ़ यू लुक इनटू द अगर थोड़ा फ्यूचर के एक्स्ट्रापोलेट करें तो पता चलेगा कि चाइना एक्चुअली बहुत ही जल्दी यूएस को पीछे छोड़ने वाला है। बट इंडिया इज समवन हु इज स्टिल ग्रोइंग। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किए हैं, हम अभी 4th नंबर पर हैं, होपफुली 3rd नंबर पर बहुत जल्द आ जाएंगे। तो बेसिकली रीज़न ये होता है कि उसे एक पार्ट चाहिए होता है या फिर एक कंट्री चाहिए होती है जहां से वो बैलेंस ऑफ पावर कर सके। तो वो इस केस में पाकिस्तान होने वाला है। एज मैंने एक्सप्लेन किया कि इंडिया को रूट नहीं मिलता है टू सेंट्रल एशिया, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इंडिया के ग्रो ना करने का, एटलीस्ट एट दैट स्पीड। हाँ ठीक है, आप कह सकते हो कि हम कम्युनिस्ट नहीं है, हम चाइना की तरह अथॉरिटेरियन नहीं है जिसकी वजह से हम इस स्पीड से ग्रो नहीं कर सकते। आई टोटली अंडरस्टैंड, बट वन ऑफ द रीजन इज हमारे पास लैंड रूट्स नहीं है। अगर आप ये चीज़ देखोगे तो हमारे ईस्टर्न साइड में भी हुआ है। अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश अभी जिस सिचुएशन में जा रहा है या फिर जिस सिचुएशन में है, मुझे नहीं लगता कि हमारे को काफ़ी ईजी होने वाला है फॉर डूइंग ट्रेड इन द ईस्टर्न रीजन। मतलब हम वेस्ट से भी घिरे हुए हैं, हम ईस्ट से भी घिरे हुए हैं, हमारा सारा ट्रेड ओशन के थ्रू होता है। अब आते हैं इंडिया के कंसर्न्स क्या है। ऑब्वियसली इंडिया को इंडिया से ठीक है, आपका अगर अपना रिलेशनशिप है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो कि इंडिया के अगेंस्ट जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यूएस पाकिस्तान को F-16 जेट्स देता है फॉर देयर ओन, लेट्स से पाकिस्तान के डिफेंस के लिए। अगर आपको पता होगा जब हमने बालाकोट किया था तो इन रिस्पॉन्स पाकिस्तान ने वही F-16 जेट्स को यूज़ किया था और इंडिया में आके मिसाइल्स दागे थे। और एमराम मिसाइल्स का ये फोटो मैं डाल रहा हूँ, ये उन्होंने हमारे अगेंस्ट यूज़ किया था, इवन दो हमने उनके लेट्स से मिलिट्री और बाकी चीज़ों के ऊपर कुछ नहीं किया था, हमने डायरेक्ट उनके टेरर आउटफिट्स टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वहाँ पे बॉम्बिंग करी थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जो है पाकिस्तान वो यूज़ करता है यूएस के वेपन्स अगेंस्ट इंडिया ओपनली, और यूएस इसके लिए कुछ भी नहीं करता है। एक जो सेकंड रीज़न है वो भी समझना ज़रूरी है कि इस पूरे रीजन में ठीक है यूएस जो है आर्म्स रेस लेट्स से एक आर्म्स रेस को स्टार्ट करना चाहता है या फिर ऑलरेडी स्टार्टेड है तो उसको और बढ़ाना चाहता है। आर्म्स रेस क्या होता है? आर्म्स रेस ये है कि अगर मेरे दुश्मन के पास वेपन्स हैं, एडवांस वेपन्स हैं, तो मेरे पास भी होने चाहिए। तो ये काइंड ऑफ अ रेस बन जाता है कि हम आगे या तू आगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है सो इससे डायरेक्टली है किसका बेनिफिट होता है? यूएस का। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर कौन है? यूएस है। रशिया भी है, लेकिन यूएस भी बहुत ज़्यादा लेवल पे आर्म्स को एक्सपोर्ट करता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि यूएस एक्चुअली एक ट्रेंड में बिलीव करता है। वो जहाँ भी जाता है, स्पेसिफिकली जहाँ पे उसको रिक्वायरमेंट लगती है, वो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बनाता है। इराक वॉर हो गया और भी पता नहीं कितने सारे रीजन है, लीबिया में पता नहीं क्या किया रीजन है जहाँ उन्होंने ऐसा किया है। तो बेसिकली वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को बनाता है और उसके बाद वो दोनों साइड को ट्राई करता है वेपन्स बेचने का। ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट 2 और या फिर उससे ज़्यादा एंटिटीज़ के बीच में होगा, तो जितनों को चाहे वो वेपन्स बेचता है, जिसके वजह से वहाँ पे वेपन इंडस्ट्री काफ़ी ब्लूम करती है, वहाँ पे ग्रो करती है, जिसके वजह से उसको इन्वेस्टमेंट मिलता है और ग्रोथ होती है इकोनॉमी की। ये बहुत ही सिंपल तरीका है जिस तरीके से यूएस काम करता है। ओके, तो अब वे फॉरवर्ड के ऊपर कुछ बात करते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम इस चीज़ों को ज़्यादा चेंज कर नहीं सकते, और ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई डोंट नो वेदर टू पुट इट एज अ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ इन अ न्यूट्रल टर्म। मुझे लगता है ये एक्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है पाकिस्तान के लिए गोइंग फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा यूएस इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम यूएस। एक समय था जब यूएस की इकोनॉमी और पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी अगर कंपेयर की जाए तो यूएस की इकोनॉमी ज़्यादा थी। आज वो डेफिनेटली केस नहीं है। आपको पता है चाइना की इकोनॉमी, जैसे मैंने कहा, 19 ट्रिलियन पहुँच चुकी है, इंडिया की ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन पहुंचने वाली है। सो दे आर टोटली डिफरेंट लेट्स से इन द टर्म्स ऑफ साइजेस। और यूएस अब एक बूढ़ा कंट्री हो रहा है, उसके पास अब उतने पावर नहीं है फाइनेंशियली एंड मिलिटरीली कि वो सब कुछ कंट्रोल कर ले। तो अब वो इनवर्ड लुकिंग हो रहा है, प्रोटेक्शनिस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आप देखोगे ट्रंप बहुत सारे उल्टे सीधे डील्स कर रहे हैं ताकि दूसरे कंट्रीज से उनके कंट्री के अंदर पैसा आ सके। क्यों? ये साइंस है कि भाई आप अब कम से कम रेलिवेंट हो जा रहे हो, आपकी डिमिनिशिंग रेलेवेंस आ रही है। इसका मतलब पाकिस्तान के पास एक रिलायबल जो पार्टनर था वो कम होने वाला है, और ये जो रिलेशनशिप है
मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन टिक पाएगी विदाउट एक्चुअली यूएस हैविंग इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर एरिया। क्यों? क्योंकि उसको अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जो दूसरा चीज़ है वो आपको समझने की ये ज़रूरत है कि अभी पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत अच्छा ऊपर ग्रो कर रहा है। वो कहते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है विद चाइना ये हिमालय से ऊंचा है और सागर से गहरा है, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है जिसकी वजह से यूएस को काफ़ी दिक्कतें हैं। इवन दो यूएस बैलेंस कर रहा है इस चीज़ को, पर मुझे नहीं पता कितना दिन ये चल पाएगा आगे। सो व्हाट डज इंडिया नीड टू डू? अकॉर्डिंग टू मी इंडिया बहुत ही अभी स्टेबल पोजीशन में है। इट डज नॉट हैव टू पिक एनी साइड और या फिर कुछ भी नहीं। बेसिकली उसे क्या करना है कि अपना ग्रोथ पे फोकस करना है, एज यू नो एज दिस से बाइट टाइम। बेसिकली स्टे लो एंड बाइट टाइम। अपने ग्रोथ पे फोकस करना है। हमारी जीडीपी कितनी है? 6% 7%। इसको एटलीस्ट 8% के आसपास लेके जाना है या फिर इससे ऊपर भी अगर पॉसिबल हो, ताकि हम अपना जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर पाएँ। देखिए, आप समझना पड़ेगा, जब भी आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है आपकी मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो होता है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका मिलिट्री और स्ट्रांग होता है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड ओनली रिस्पेक्ट्स हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर जो होती है वो हार्ड पावर के बेसिस पे आती है, नॉट द अदर वे अराउंड। इसीलिए आपको ये इंश्योर करनी है कि आपके पास हार्ड पावर हो, जिसके लिए आपको एक स्ट्रांग इकोनॉमी चाहिए, जिसके लिए आपको हाईली एजुकेटेड बहुत सारे लोग चाहिए। हाँ, डेमोग्राफिक्स के वीडियो कभी और बनाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एज ऑफ नाउ इंडिया को ज़्यादा कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं घुसना चाहिए। हाँ, बट समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूव योर स्ट्रेंथ। सो जितना भी रिक्वायर्ड है डेफिनेटली डू दैट, बट unnecessary पंगे नहीं लेने हैं। Grow faster and make sure that you become more and more relevant tomorrow. So I hope you like my video. If you like my video, like and subscribe. Thank you very much and bye.